नमस्ते। आज हम जिस केस स्टडी में गोता लगाने वाले हैं ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम आधुनिक विज्ञान और प्राचीन तंत्र विद्या के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जहां इंसानी दुनिया और कह सकते हैं आत्माओं की दुनिया के बीच की लकीर एकदम गायब हो जाती है। इसे बस एक किस्सा मत समझिएगा। हम भैरव घाट की परछाई नाम की इस खौफनाक घटना का बहुत ही तार्किक और सिलसिलेवार तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है, क्या होता है जब विज्ञान का सीधा सामना बिल्कुल आमने सामने किसी गहरे अंधविश्वास से होता है। मतलब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पारलौकिक शक्तियों को बिल्कुल बकवास मानता हो, वो सीधा जाकर उन शक्तियों को खुली चुनौती दे दे, तो नतीजा क्या होगा? क्या वो सारी बातें सिर्फ दादी नानी की कहानियां साबित होंगी, या फिर कुछ ऐसा घट जाएगा जिससे विज्ञान का कोई भी नियम समझा ही नहीं सकता? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी साइकोलॉजिकल और फिजिकल टकराव पर टिकी है। इस टकराव का अंजाम क्या हुआ, इसे समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत से नहीं बल्कि उसके खौफनाक अंत से शुरू करना होगा। जरा इमेजिन कीजिए, अमावस्या की अगली सुबह का वक्त है। देवगढ़ के कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चराते हुए नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। एक पूरी तरह से टूटा हुआ कैमरा और एक लावारिस जैकेट। लेकिन वो इंसान वहां नहीं था जो इन्हें पहनकर आया था। उसका कोई नामो निशान तक नहीं। इस एक घटना ने पूरे देवगढ़ कस्बे को ऐसे खौफ में डाल दिया कि लोग आज भी कांप जाते हैं। आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए देखते हैं कि इस पूरे रहस्य के सेंटर में आखिर था कौन। मिलिए विक्रम से। विक्रम शहर का पढ़ा लिखा, एकदम मॉडर्न और लॉजिकल इंसान था। उसके लिए ये सारे रहस्य, भूत प्रेत बस अंधविश्वास थे। लेकिन उसका एक अजीब सा शौक था। उसे तंत्र विद्या के दावों पर रिसर्च करने और उन्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने का जुनून था। उसका गोल एकदम क्लियर था। उसे दुनिया को ये साबित करना था कि कैमरे और रिकॉर्डिंग के सामने ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। और सच कहूं तो विक्रम का यही ओवर कॉन्फिडेंस और उसका ये अति तार्किक रवैया ही उसे उस रात शमशान की तरफ खींच ले गया। यहाँ ना इस पूरी सिचुएशन के वैचारिक टकराव को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे गांव वाले, जिनका 100% ये मानना था कि अमावस्या की रात भैरव घाट जाना साक्षात मौत के मुंह में जाने के बराबर है। उनका तो सीधा सा उसूल था, भाई जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। और दूसरी तरफ था अपना विक्रम, जिसके लिए ये सब महज एक अंधविश्वास था, एक केस स्टडी थी, उसकी रिसर्च के लिए एक परफेक्ट टॉपिक। आप देख रहे हैं, एक तरफ कई पीढ़ियों का गहरा खौफ है तो दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस का थोड़ा सा अहंकार। बस यही टकराव इस पूरी घटना का बेस बनता है। अब इससे पहले कि हम विक्रम के साथ उस सफर पे चलें, दो बहुत ही भारी शब्दों को समझ लेते हैं जो बार बार सामने आएंगे। वाम मार्गी तांत्रिक और अमावस्या। देखिए, वाम मार्गी वो प्रैक्टिशनर होते हैं जो तंत्र विद्या की सबसे डार्क, सबसे खतरनाक हिस्से की प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम अघोर साधना कहते हैं। और ये साधना कब की जाती है? बिल्कुल अमावस्या की रात, यानी जब आसमान में चांद बिल्कुल नहीं होता, सबसे काली रात। अब जिस देवगढ़ की हम बात कर रहे हैं ना, वो 3 तरफ से घने जंगलों से घिरा है और चौथी तरफ है एक सूखी नदी। वो सूखी नदी हमारी आम दुनिया और उस खौफनाक शमशान यानी भैरव घाट के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। तो आइए विक्रम के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को ट्रैक करते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे, एकदम सन्नाटा। यही वो वक्त था जब विक्रम ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और अपनी तथाकथित रिसर्च के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। सबसे पहले उसने उस सूखी नदी को पार किया, जो मैंने बताया ना एक नेचुरल बाउंड्री थी। जैसे जैसे वो शमशान की तरफ बढ़ रहा था, सेफ जोन उससे मीलों दूर छूटता जा रहा था। हर एक कदम के साथ अंधेरा और गहरा हो रहा था, रहस्य बढ़ता जा रहा था और फिर फाइनली वो भैरव घाट के शमशान में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही विक्रम का सामना जिस माहौल से हुआ ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आप बस इमेजिन करके देखिए, शमशान के करीब पहुंचते ही अचानक से हवा का रुख बिल्कुल बदल गया। वहां एक ऐसी अजीब सी चुभने वाली ठंडक थी जो सीधा हड्डियों के अंदर तक जा रही थी। और महक, हवा में जले हुए मांस की गंध थी, लोबान का बहुत ही भारी दम घोटू धुआं था और बासी गेंदे के फूलों की वो अजीब सी स्मेल तैर रही थी। ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं थी, ये ऐसा लग रहा था जैसे वहां का पूरा वातावरण ही इंसान के दिमाग पर हावी हो रहा हो। और इसी दम घोटू माहौल के बीच विक्रम की नजर पड़ी राख के एक बड़े से ढेर के पास जलती हुई एक टिमटिमाती आग पर।
विक्रम तुरंत एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अपने कैमरे के लेंस से जो देखा, चलिए जरा उस पूरे खौफनाक सेटअप का बारीकी से पोस्टमार्टम करते हैं। आग के सामने एक विशालकाय अघोरी तांत्रिक बैठा था। उसके पूरे शरीर पर चिता की राख यानी भस्म मली हुई थी। गले में असली इंसानी खोपड़ियों की माला लटक रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे की तरह लाल थी। जमीन पर सिंदूर, हल्दी और कोयले से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स श्रीयंत्र बना हुआ था। और पता है सबसे डरावनी चीज क्या थी? उस श्रीयंत्र के बिल्कुल बीचों बीच एक पीली पड़ चुकी इंसानी खोपड़ी रखी थी और उस खोपड़ी के अंदर से लगातार काला धुआं निकल रहा था। इसके बाद उस तांत्रिक ने अपने हाथ में एक त्रिशूल उठाया और एक बहुत ही अजीब कर्कश सी आवाज में संस्कृत का कोई भारी मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीं क्रीं क्रीं। ये कोई नॉर्मल पूजा पाठ वाली प्रार्थना नहीं थी। इसके शब्द बहुत भारी और खौफनाक थे। जैसे जैसे उन मंत्रों की स्पीड और आवाज तेज हुई ना, शमशान की हवा में एक भयंकर सी सुगबुगाहट होने लगी। और ये बात बिल्कुल सच है, बिना किसी हवा के आसपास के पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। विक्रम के कैमरे की स्क्रीन बार बार ग्लिच करने लगी, झिलमिलाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैमरे के सर्किट को उड़ा रही हो। यहाँ आकर विक्रम के वो सारे विज्ञान के नियम धुंधले पड़ने लगे थे। अब ये इस पूरे अनुष्ठान का सबसे क्रिटिकल और डरावना मोड़ था। एकदम से तांत्रिक ने एक धारदार खंजर निकाला और अपनी ही उंगली काट ली। उसने उस पुरानी पीली खोपड़ी के ठीक ऊपर अपने खून की कुछ बूंदें टपका दी। मतलब अगर हम इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें तो वो खून एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक का काम कर रहा था, क्योंकि खून की बूंदें गिरते ही सामने जल रही चिता की आग का रंग अचानक से गहरे नीले रंग में बदल गया। जी हाँ, नीला। और तंत्र विद्या में ये नीला रंग इस बात का सीधा सिग्नल है कि अनुष्ठान अब अपने एकदम पीक पर पहुंच चुका है। और उस नीली रोशनी में जो नजर आया ना, उसने विज्ञान के हर जाने माने नियम की धज्जियां उड़ा दी। उस आग के चारों तरफ धुएं से बनी हुई कुछ अजीब सी आकृतियां हवा में तैरने लगी। ये आकृतियां देखने में इंसानों जैसी तो थीं, लेकिन उनके चेहरे बहुत ही भयानक तरीके से बिगड़े हुए थे। कुछ आकृतियों के तो सिर ही नहीं थे, किसी के हाथ पैर कटे हुए थे और वो सब उस तांत्रिक के सामने हाथ जोड़े ऐसे खड़ी थी जैसे गुलाम हो, बस उसके एक आदेश का इंतजार कर रही हूँ। तांत्रिक अब किसी ऐसी शक्ति से बातें कर रहा था जो दिखाई नहीं दे रही थी और उसकी वो भयानक शैतानी हंसी पूरे शमशान के सन्नाटे को चीर रही थी। और फिर बस एक छोटी सी गलती और पूरा गेम पलट गया। अब तक विक्रम सच में खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। उसने सोचा कि भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खिसक लिया जाए। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सूखे पत्तों और टहनियों पर उसका पैर पड़ा। कड़क। शमशान के उस भारी जानलेवा सन्नाटे में ये हल्की सी आवाज भी किसी बम के फटने जैसी लगी। इस एक सेकंड ने, सिर्फ एक सेकंड ने विक्रम को एक छुप कर देखने वाले दर्शक से एक शिकार में बदल दिया। अब वो कोई रिसर्च करने वाला इंसान नहीं था, वो उस भयानक सच्चाई का एक हिस्सा बन चुका था। उस कड़क की आवाज के बाद जो सन्नाटा छाया ना, मेरा यकीन मानिए वो किसी भी चीख पुकार से ज्यादा डरावना था। वो नीली आग की लपटें जो अब तक हवा में तेज नाच रही थी, एकदम से पूरी तरह शांत हो गई, जैसे जम गई हों। वो धुएं वाली आकृतियां एक झटके में उस तरफ मुड़ गईं जहां विक्रम छिपा हुआ था। और फिर तांत्रिक ने बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी वो आग जैसी लाल आंखें अब सीधा उस पेड़ को घूर रही थीं जिसके पीछे विक्रम खड़ा था। ये वो चुभने वाला सन्नाटा था दोस्तों, जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है। विक्रम बस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन तभी तांत्रिक ने बिना अपनी जगह से उठे हवा में अपना हाथ विक्रम की तरफ उठाया और बिल्कुल फुसफुसाते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, बंधम। इस एक शब्द का असर आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल अचूक था। इस एक शब्द ने विक्रम को उसी जगह पर पत्थर की तरह जड़ कर दिया। उसके पैर जैसे जमीन से फेविकॉल की तरह चिपक गए। उसका नर्वस सिस्टम मानो किसी अनजान शक्ति के असर से पूरी तरह पैरालाइज हो गया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जिसे हम फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ना, यानी खतरे को देखकर भागने की हमारी नेचुरल फितरत, वो सिस्टम पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था। उसके लकवा मार चुके हाथों से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बेहद ठंडे, बर्फीले और अदृश्य हाथों ने उसका गला बहुत कसकर पकड़ लिया है। उसके फेफड़ों में हवा जानी बिल्कुल बंद हो गई। सामने से तांत्रिक ने वो पीली खोपड़ी उठाई और बहुत धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम की आंखों के आगे अब बस अंधेरा छाने लगा था।
और आखिरी चीज जो उस शमशान में गूंज रही थी वो थी उस तांत्रिक की खौफनाक हंसी और विक्रम के कानों में फुसफुसाती हुई सैकड़ों तड़पती आत्माओं की आवाजें। और ये घटना हमें वापस हमारी उसी शुरुआत पर ले आती है, उस नदी किनारे मिले टूटे हुए कैमरे की तरफ। जब गांव वालों ने किसी तरह हिम्मत करके उस टूटे हुए कैमरे की मेमोरी रिकवर की और उसकी फुटेज देखी तो उसमें शुरुआत में सिर्फ सन्नाटा और वो नीली आग दिखाई दे रही थी। लेकिन वीडियो के बिल्कुल आखिरी सेकंड में स्क्रीन पर अचानक से एक बहुत ही भयानक विकृत चेहरा सामने आ जाता है और फुटेज बस वहीं पे कट जाती है। यही वो आखिरी और सबसे पक्का सबूत है जिसकी वजह से आज भी देवगढ़ के लोग अमावस्या की रात उस सूखी नदी को पार करने की हिम्मत सपने में भी नहीं करते। तो इस पूरी केस स्टडी को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारी इस जीती जागती भौतिक दुनिया और उस अनजान पारलौकिक दुनिया के बीच कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें हमें कभी पार नहीं करना चाहिए? विक्रम की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी समझ और हमारे विज्ञान की भी शायद अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। और क्या पता हमारी पुरानी लोक कथाओं में जो डर छिपा है उसका कोई बहुत ही ठोस और असली आधार हो। शायद कभी कभी कुछ रहस्यों को सिर्फ एक रहस्य ही रहने देना ज्यादा सुरक्षित होता है ना? इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और हाँ, सुरक्षित रहिए।